आज जयेंद्र कुमार, पहले इसका परिचय कर लेते हैं फिर अपन पाठ पढ़ेंगे। जन्म 1905 अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ कहाँ है पता है, उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 1990, यानी लगभग 85 इयर्स इसका जो जीवन काल है वो रहा। मूल रूप से कहां से आते हैं, अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पता है प्रसिद्ध है, अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ जामिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके मुख्य मुख्य उपन्यास और बहुत अच्छे उपन्यास लिखे। जयेंद्र कुमार को बाल मनोविज्ञान के कारण जाना जाता है। बाल मनोविज्ञान का मतलब ये होता है, मतलब जैसे बच्चे के मन में क्या चलता है, जैसे बच्चा कहीं खड़ा है, जैसे उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आप बोलो अच्छा ये गलती तो है ना कि वो नहीं करेगा, फिर कहते सही से बता चॉकलेट दूंगा तो किए, तो कहे हाँ किए, तेने इसको ऐसे मारा था तो कहेगा हाँ, तो नहीं मारा, फिर हाँ नहीं मारा। मतलब वो बच्चे का जो मन कैसे चलता है उस हिसाब से ये मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। इनकी एक कहानी है पाजे, बड़ी फेमस रही है। एक इनकी कहानी थी और थी खेल, वो भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब ये बाल मनोविज्ञान के लिए विशेष करके जाने जाते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो दिखाया है कि औरतें किस प्रकार से बाजार में जाती है, एक लड़े दूसरी। देखो औरतों में एक बड़ी खराब आदत होती है, क्या करती है, जैसे पड़ोस वाली आंटी ने कुछ देख लिया, उसके ऐसे कपड़े पहने हो रही है तो बस मुझे लाने तो लाने, भले पति बेचारा उल्टा सीधा कुछ भी कर बोल दिया, लाने मतलब लाने। तो इस प्रकार का जो एक मनो साइकोलॉजिकल कारण होता है ना, उनको इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वातायन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह। पाजेब कहानी बहुत फेमस रही है। पाजेब कहानी के अंदर क्या होता है कि एक मतलब बच्चा होता है, उसकी एक लड़का और लड़की भाई बहन चुन्नू मुन्नू होता है। चुन्नू मुन्नू की जो बुआ है वो आती है और मुन्नी के लिए दो पाजेब बना के, और छोटी छोटी लड़कियां पहनती है वैसी पाजेब ला के पहना देती है, और मतलब वो पहन के घूमती है, और वो गलती से एक पाजेब वो वापस लेके चली जाती है और एक वहां रह जाती है। तो जब उसकी माँ को पता चलता है कि बुआ जो दो पाजेब लाई उसमें से एक नहीं मिल रही है, पूरा घर ढूंढते हैं, फिर वो बोले यहाँ रखी वहां रखी ऐसे वैसे, और फिर सोचते हैं कि भाई बच्चों ने, क्योंकि बच्चे उस पतंग लाते हैं, शौक होता है, तो उसको ये लगता है बच्चे ने ले ली, फिर वो बच्चे को डराते हैं, पहले तो नानू करता है, फिर बोलता ली तो कहा ली, उसको दी यहाँ दी तो लेके आ, तो उसके पास है नहीं। मतलब किस प्रकार से होता है, जब वापस बुआ आती है तब पता चलता है, तब उनको पता चलता है कि हमने बच्चे के साथ क्या किया। तो ये बड़ी फेमस कहानी है, अच्छी कहानी है, आरबीएससी में चलती है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रदान, मतलब जिसके ऊपर सोचा जाए, लोग उसके ऊपर कंसल्ट करें, सोचे, इस प्रकार के ये इनके निबंध है। प्रमुख पुरस्कार है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो हिंदी में दो पुरस्कार मिलते हैं, एक मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगर ये पुरस्कार किसी को मिला है, इसका मतलब ये मान के चलिए वो बहुत श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया बढ़िया या उसकी रचनाएं या उस कवि लेखक का व्यक्तित्व। दूसरा होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये हिंदी का दूसरे नंबर का पुरस्कार होता है। तो ये तो जो दूसरे नंबर का जो पुरस्कार था ये मिला हुआ है, और ये कुल मिलाकर के 18 भाषाओं में लिए जाते हैं। तो 18 भाषाओं के अंदर जो रचनाएं वगैरह होती है, लिखने वाले होते हैं, उनके अंदर ये पुरस्कार मिलते हैं। तो ये पुरस्कार इनको मिला। भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश सरकार देती है। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना रही है भारत भारती, उसकी बहुत श्रेष्ठ रही थी, उसके कारण ये उनको देते हैं। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो भारत सरकार भी 4 पुरस्कार देती है। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। जो इनको पद्म भूषण मिला है तो दूसरे नंबर का पुरस्कार वो भी इनको मिला है। इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे ये। निधन सन 1990। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठता है, मतलब ये कहता है यार ये वैसा चल रहा है, इस महामारी में मैं क्या करूंगा, मतलब ऐसा अगर कोई करके मान के बैठ गया तो वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। मतलब हर समय जोश होना चाहिए, भी पॉजिटिविटी, ये कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, यानी सकारात्मक, जिसको अपन कहें सकारात्मकता अपने अंदर होनी चाहिए। तो जो सकारात्मकता है अगर वो लेकर के चलेंगे तो वही तो असमर्थ, यानी अगर किसी ने मान लिया कि ये मैं नहीं होगा कैसे होगा, तो वो असमर्थ, मतलब कभी भी नहीं कर सकता। और जिसने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, जिसने कभी भी जोश नहीं आ रहा,
वो सदैव सफल होगा, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वो यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। और जिसने वास्तविक सत्य को जाना है वो कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी वो कभी भी हार नहीं मानता है, वो सदैव इस प्रयास में रहता है कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार मैं ही जीतूंगा, इस बार नहीं तो अगली बार मैं ये करके दिखाऊंगा, इस बार नहीं तो अगली बार मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा, क्योंकि वो सदैव सकारात्मकता के दृष्टिकोण से चलता है। तो जीवन के अंदर सकारात्मकता बहुत जरूरी है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कथाकार का मतलब था कहानियां लिखना, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी और विशेष करके बच्चों के ऊपर बहुत बढ़िया कहानियां लिखी है। तो हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक, अवदान का मतलब होता है पैदा होना, यानी बहुत व्यापक, यानी बहुत बड़े क्षेत्र पे हुआ और विविध्यपूर्ण था। विविध्यपूर्ण का मतलब होता है बहुत, मतलब अलग अलग, किसी एक क्षेत्र में इन्होंने नहीं लिखा, प्रत्येक क्षेत्र में लिखा, हर क्षेत्र के अंदर लिखा, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था तो हर क्षेत्र के अंदर लिखा। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रयोग किया। अपने उपन्यास और कहानी एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल जिसको कहते हैं कि व्यक्ति का मन किस प्रकार से सोचता है, यानी व्यक्ति जैसा मन से मान लेता है व्यक्ति वैसा हो जाता है, व्यक्ति जैसा मन से मान लेता है वैसा हो जाता है। तो सोच सकारात्मकता होनी चाहिए, सोचने का दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए। फिर वो कह रहा है परख और सुनीता के बाद, ये दोनों उनके उपन्यास है, 1937 में प्रकाशित त्याग पत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रबुद्ध प्रतिष्ठा दिलाई। प्रबुद्ध का मतलब बहुत अच्छी प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल पाजेब, ये दोनों कहानियां बहुत अच्छी है। खेल के अंदर भी दो बच्चे होते हैं, गंगा किनारे खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर एक दूसरे का तोड़ते हैं, मतलब बच्चों का चेष्टाएं कैसी होती है वो। पाजेब नीलम देश की राजकन्या, ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। अपना अपना भाग्य, ये तत्सत जैसी कहानियों को भी। कालजयी रचना, कालजयी रचना का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड के अंदर बहुत महत्व रखने वाली रचना, या किसी समय विशेष के अंदर बहुत महत्व रखने वाली रचना है के रूप में इनको क्या मिली है, मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के, मतलब बहुत गंभीरता से बात करते, हर विषय के ऊपर, हर विषय के ऊपर बड़ी गहनता से वो सोचते हैं, गहनता से अपनी टिप्पणी करते हैं, बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में, मतलब ऐसे लगता नहीं जैसे इन्होंने लिखा होगा, बहुत सरलता से लिखा, मतलब साधारण जैसे लोग बात करते हैं जिसके अंदर कोई मतलब ज्यादा वो नियम वगैरह नहीं, लेकिन उस शैली के अंदर, उस तरीके के अंदर, शैली का मतलब उनके जो लिखने का तरीका, तो उस तरीके के अंदर उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति मतलब पैसे वगैरह, ठीक है, एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। मतलब बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको साधारण से समझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि, गांधी जी की तरह सोचते थे, हाँ, मतलब एक थप्पड़ पे गाल पे मारे दूसरा आगे, जो सोचने का तरीका गांधी जी का था तो उसी प्रकार इनका दृष्टिकोण भी था। का जितना सुस्त एवं सहज, सुस्त का मतलब एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, सहज यानी सरलता से उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है, वो दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिलता है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवादी को उन्होंने कितनी गहराई से हृदय ग्रहण किया। सिर्फ बातें नहीं करते कि भाई मैं गांधी जी को मानता हूँ ये वो, ऐसा नहीं, उन्होंने उसको अपने वास्तविक धरातल के अंदर डाला था, उन्होंने उसको अपने वास्तविक धरातल के अंदर ढाला था, उन्होंने उसको अपने वास्तविक धरातल के अंदर उसको जिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ देखो इनका जो निबंध है बहुत अच्छा निबंध है, बाजार दर्शन, कि बाजार का दर्शन करने जाते हैं तो क्या क्या होता है। मेरे जैसा कोई घोड़ा जाए कुछ खरीदे नहीं अलग बात है, रवीना जैसी जाएगी तो 10-12 चीजें लेके जाएगी। तो बाजार दर्शन जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता, मतलब गहराई से विचार करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता है, कि वास्तविकता एकदम सत्य बात है, ठीक है। और साहित्य सुलभ, साहित्य सुलभ का मतलब होता है साहित्य के दृष्टिकोण से लालित्य का, लालित्य का मतलब होता है जिसको पढ़ने में आनंद आता है। लालित्य का मतलब क्या होता है, ऐसी रचना या ऐसा लेख जिसको पढ़ने के अंदर व्यक्ति को आनंद महसूस होता है, का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। दुर्लभ का मतलब अलबेला संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू। आपने एक नवी में पाठ पढ़ा होगा उपभोक्तावादी संस्कृति, मतलब विज्ञापन निकालना, ऐसा एक पाठ, तो वही बात यहाँ समझाने की प्रेमचंद, हाँ बेटा, प्रेमचंद ने लिखा था ना शायद। नहीं नहीं प्रेमचंद का नहीं है वो, देखना ढंग से।
किसका है सर? ऐसा ही कुछ नाम है, जूते वाला वही? हाँ हाँ, उपभोक्तावादी संस्कृति, उस पाठ के लेखक है जो श्यामाचरण दुबे ने जो पाठ लिखा था उपभोक्तावादी संस्कृति, वो बड़ा फेमस है, उसकी मतलब दिखाया गया कैसे वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 1-1.5 दशक पहले, 1-1.5 दशक का मतलब होता है 10 से 15 साल पहले ये चीजें शुरू हो गई। अब देखो आज से अगर अपन 2000 से पीछे यानी 1990 के आसपास जाते हैं तो लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा वगैरह सब कुछ अलग था, लेकिन आजकल इतना बदल गया है कि सारे के सारे लोग दिखावे में, यानी साल दर साल बदलता रहता है। 6 महीने के अंदर फैशन पुरानी हो जाती है, फिर कुछ नया आ जाता है, ठीक है। पर कई दशक पहले, ये कई सालों पहले उन्होंने लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु, यानी वो आज भी एकदम सत्य बात है, मूल अंतर्वस्तु है, एकदम उसके ऊपर सत्य या एकदम सही ठहरती है, वो समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं, मतलब अपने परिचय जितने भी परिचित लोग हैं, जानकार है, उनके साथ जो उनके अनुभव है जब वो शेयर करते हैं तो वो एकदम फैक्ट बात होती है। बाजार की जादुई ताकत कैसे अपने गुलाम बना दे, मतलब बाजार जाके देखते हैं उसने बाहर बहुत सारा हैंडलूम में चले गए, बहुत सारा सजा के रखा, फिर तो यार ये ले ले, अच्छा इसको भी ले, मतलब लेने भले चाय मिर्ची गए हो, चीनी चाय मिर्ची दाल धनिया लेने गए हो, लेकिन वहां से 10 चीज खरीद के लेके आएंगे। और बच्चों के लिए विशेषकर आपने देखना है हैंडलूम में क्या बच्चों के होते हैं वो सबसे पहले रखे जाते हैं। आदमी बच्चों के साथ अंदर घुसे होगा तो पापा मैं ये लूंगा, मम्मी ये लूंगा, मतलब इतना बखेर के रखता है, उसको मालूम है कि जितना दिखेगा उतना बिकेगा, तो वो पूरा खोल के रखते हैं। और फिर ऊपर से लुभावने ऑफर, यानी 1 गेट बाई 1 फ्री, अब दोनों के पैसे जोड़ दिए, फिर 1 गेट बाई 1 फ्री लिख दिया। 800 का है लेकिन एक के साथ एक फ्री है, और तो उसकी कीमत भी तो 300 है, तो ले रहा है 800 में 1 के बाद तो हो गए, फिर भी कमा रहा है। तो इस प्रकार से जो लुभावने ऑफर होते हैं उनसे फिर लोग अपनी तरफ आकर्षित होते हैं और उनका प्रयोग करना लोग अपनी शान समझते हैं। तो बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें। जैसे चले गए भाई मुझे वही खरीदना है जो मुझे चाहिए, बाकी भले बड़ा दिखा मुझे नहीं लेना, हाँ 10 बार दिखा कोई टेंशन नहीं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए, ऐसे ही चले घूम के आ जाए 10 चीज लेके आ गए, इसका मतलब हमने हमारी आवश्यकता अनुसार नहीं लिया। बाजार जो हमें बेचना चाहता था हमने बाजार के अकॉर्डिंग लिया, यानी बाजार ने हमें बेचा है, हमने अपनी आवश्यकता अनुसार वहां से कुछ भी नहीं खरीदा है। तो वह असंतोष तृष्णा ईर्ष्या से घायल कर मैं सदा के लिए बेकार बना सकता। फिर इसका मतलब है हम जब भी कुछ देखेंगे यार ये ले लूं, ये कमी है ऐसा ले लूं, ऐसे तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, असंतोष होगा, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है, मतलब ऐसा जब भाव आ जाएगा तो आदमी अंदर अंदर कभी भी सुखी, फिर वही बात आ जाएगी ये पड़ोसी के सुख से दुखी है, खुद के दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से, यानी जितना देखेगा फिर सोचेगा यार ये मुझे लग गया, बाजार में देखेगा यार ये लेनी पड़ेगी, ये तो लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की, भांति भांति से मतलब अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की, कहीं दार्शनिक अंदाज में मतलब ऊपर के दृष्टिकोण से, तो कहीं किस्सा गोई की तरह, किस्सा गोई का मतलब कोई घटना बता कर, जैसे कोई घटना हमारे साथ घट गई, कोई घटना हमारे साथ घट गई, हमने देखा है कि ऐसा था, मैं गया था, वो ऐसे लिया, तो ऐसे कोई किस्सा सुना कर। इसी क्रम में बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया, और ऐसा मतलब जो सिस्टम है बाजार को जो बढ़ावा देता है वो एकदम गलत है, ये जैनेन्द्र कुमार का कहना है। अब यहाँ जो दिया गया है बाजार दर्शन, अब इसमें क्या होता है, आप देखो बाजार जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए कुछ भी लेके जाना होता है, फलाना साबुन खरीदिए 3 गेट बाई 1 फ्री है, हॉर्लिक्स खरीदिए इसके साथ ये ग्लूकोज भी फ्री, फलाना फ्री, ये खाने से बच्चे की हाइट बढ़ेगी, ये करने से ये हो जाएगा। फिर माए बच्चे को कॉम्प्लेन नहीं पिलाया तो क्या बुलाया, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, अब अगर कॉम्प्लेन पिलाने से हाइट बढ़ जाती है तो उसको खाना मत खिलाओ, सिर्फ कॉम्प्लेन पिलाओ, हाइट बढ़ जाएगी, स्वस्थ हो जाएगा। तो मतलब एक प्रकार का वो इतना परोसा जाता है। मैंने एक घटना सुनी थी कि जैसे पशुओं के लिए आता है पशु आहार, कोई व्यक्ति आया किसी के पास, उसने कहा भाई फलाना ये पशु आहार आप पशुओं को खिलाओगे तो उनके इतना दूध होगा, इतना दूध होगा। उसने कहा पक्का, तो पक्का, तो ध्यान रखना मैं चारा वगैरह कुछ नहीं खिलाऊंगा, सिर्फ यही खिलाऊंगा, अगर दूध नहीं होगा फिर देखना तेरे सर पे बाल एक नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ऐसे तो चारा खिलाने से तो वो तो हो ही रहा है चारा खिलाना, फिर तेरे इसका क्या काम।
और ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से फिर ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आज और अपन सर कुछ तो एड्स होती है ना सर, उसको कैसे दिखाते हैं? एड्स को आपने देखा, जैसे कोई डिटर्जेंट की, जैसे घड़ी डिटर्जेंट हो गया या बिस्किट हो गया, कोई कैसे दिखाते? आम का जूस वाली तो सबसे बेस्ट है सर, आम के जूस वाली देखी आपने?